हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आ रहे हैं कि आज आपका मध्यकालीन भारत का भंडारा है। तो भैया भंडारा में क्या क्या मिलता है आप सबको पता है। पूरी सब्जी बूंदी सब कुछ, रायता वायता नहीं मिलेगा, लेकिन रायता मिलता है शादी बारात में। आज की क्लास जो है, क्लास आपको बस अंत तक बने रहिए। हम ये कह रहे हैं आपको कि मध्यकालीन भारत से जो भी आपका इतिहास में सवाल बनता है, आज की क्लास से बाहर कभी नहीं बनेगा, न पीछे बना है। इसका विश्वास कब करोगे? जब प्रीवियस पेपर देखोगे। और नहीं बनेगा इसका विश्वास कब करोगे? जब परीक्षा में बैठोगे। ठीक है, तो दोनों चीजों का आपको अनुभव होगा इस क्लास को देखने के बाद। ये क्लास आपकी जो है मध्यकालीन इतिहास पूरा जो आपका पढ़ाया जाएगा, ये हो सकता है इसके 2 या 3 पार्ट आए, लेकिन आज आपको पहला पार्ट मिल रहा है क्योंकि आप जान रहे हैं 2021 का समापन दिवस है, 31 दिसंबर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि एक क्लास ऐसी ऑर्गेनाइज की जाए जो आपके लगे ऐतिहासिक बने और 2021 का एक यादगार पल बन जाए आपके लिए। तो आज की क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। एक बार श्री बप्पा गणेश महाराज जी को प्रणाम कर दीजिए सभी लोग, हम भी करते हैं। और माता सरस्वती मैया जी को सादर प्रणाम करते हुए अपना आज का जो भंडारा है आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दें। डिस्क्लेमर नहीं, भूमिका। जब कोई नाटक या पिक्चर आती है तो पहले लिख दिया जाता है सभी पात्र काल्पनिक हैं, कोई भी बात आप सीरियस नहीं लेंगे। ठीक, ना किसी व्यक्तिगत विचारों धर्म अभिव्यक्ति से कोई भी इसमें वास्ता नहीं है। अनुच्छेद 15 का हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। क्या है अनुच्छेद 15 अब ये नहीं बताएंगे, पॉलिटी में पढ़ाएंगे, थोड़ा वेट करिए, है ना। तो हम आज की क्लास में कुछ अपने व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ अपने गांव के शब्दों का, और कुछ अंग्रेजी हिंदी, पूरा मिक्सचर होगी, समझ रहे हो ना। तो मिक्सचर सब्जी में बहुत मजा आता है, जिसमें छोला भी हो, रायता भी हो, पूड़ी भी हो, पनीर, सब एक साथ। ठीक, तो शुभारंभ करते हैं हम लोग अपनी क्लास का। इससे पहले कि एक थोड़ा सा अच्छी सी शायरी हो जाए। शायरी तो लहरों को शांत देखकर, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। अभी जितना तूफान तुमने बाहर देखा है, उतनी अभी जवानी अंदर भी बाकी है। ठीक है, तो हम लोग आरंभ कर रहे हैं क्लास। और एक बार फिर से जय श्री गणेश कर लीजिए, और आप अपने जो भी आराध्य हैं उनको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। आइए हम लोग आरंभ करते हैं मध्यकालीन भारत। तो देखिए मध्यकालीन भारत हम आरंभ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखिए, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि हजरत मोहम्मद से पहले क्या हुआ है। आप समझिए, प्रोफेट जो मोहम्मद है, मैं लिखता हूं आपको, देखिए प्रोफेट मोहम्मद यानी हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब जो हैं, इनका देहांत हो जाता है 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में। अब आप कहोगे सर जी इसका पहले का आप नहीं बता रहे हैं कि इनके जो एक दामाद थे, एक चाचा भतीजे के लड़के थे, फिर उसके बाद आप कहोगे कि इनमें जो डिवाइडेशन हो गया। डिवाइडेशन कैसा होता है? डिवाइडेशन ये होता है कि कोई एक शिया संप्रदाय बनता है, एक सुन्नी संप्रदाय बनता है। हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको ये जानने का इच्छा है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक, बाकी हम लोग जो अपना सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट यहाँ से उठा रहे हैं। जब हजरत मोहम्मद की डेथ होती है, मेडिवियल हिस्ट्री यहीं से आरंभ होती है। आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं 632 ईस्वी में, जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। अब लेकिन यहाँ पे एक पद बनाया जाता है, एक पद बनाया जाता है 632 के बाद 636 ईस्वी में। 636 ईस्वी में भाई इनका विचार बना कि अब अपने कारोबार को कैसे फैलाया जाए, कैसे अपना धर्म प्रसार किया जाए, कैसे अपने लोगों को पहुंचाया जाए कि अभी हम लोगों में जो कश्ती है, जो हस्ती है हमारी, कैसे चले। इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उनमें आपस में मीटिंग हुई, तो एक पद बनाया गया इसके लिए। कहा एक लीडर हम बना दी, एक नेता, और वो जो कुछ कह दी बस वही पर सारा काम करना है हमका।
मतलब सीधी सी बात है, लीडर एक हो, जैसे इस टाइम का प्रधानमंत्री मोदी जी, कह दी नहीं जगह पानी गिरे चाहिए तो पानी हुए गिर रहा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही हो रहा है। 636 में एक पद बनाया जिसका नाम था खलीफा। खलीफा खलीफा नामक ये जो पद बना है, ये कब बना है आपको याद रखना पड़ेगा, 636 ईस्वी। ईस्वी का मतलब क्या है, एडी, यानी खलीफा जो आपका पोस्ट है ये कब बनती है, 636 एडी में। ठीक, ये बात आप समझ के में आ गए। अब आपके जहन में उठ रहा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या बता रहे हैं, ये तो बच्चों को भी पता होता है। नहीं, तो यहां पे भी तो पहले याद रखना पड़ेगा, पहले खलीफा कौन है, बात को समझिए, है ना। पहले खलीफा आपके जो है, इनका नाम है क्या, उमर खलीफा। देखो शर्मा रहा है आपको देखकर प्रेम भी, आज बहुत मूड में बैठे हैं आप। उमर खलीफा, उमर खलीफा, उमर खलीफा जो है, उमर खलीफा जी ये आपके पहले जो है क्या है, ये फर्स्ट खलीफा है। पहले खलीफा आपसे सवाल पूछेगा तो कौन होंगे, उमर खलीफा। बात समझ में आ गई, ठीक, यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब देखिए ये कारवां चलता रहा, 636 में बन गए, फिर उसके बाद चलता रहा जब तक ये जीवन पर्यंत अपने खलीफा रहे। बात चलती है 711 ईस्वी तक पहुंच जाती है, बढ़िया से सब कुछ सांत्वना चल रहा, बढ़िया राजपाट आराम से चल रहा है इस्लाम धर्म का। अब इस खलीफा की जिम्मेदारी क्या होती थी, ये जो पोस्ट है, जैसे इस टाइम मोदी जी की जिम्मेदारी क्या है, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना और भारत की जो स्थितियां हैं इनको सुधार करना। जो भी हमारा एक सर्वोच्च पद है, वैसे प्रेसिडेंट है, लेकिन आप जानते हैं अपने यहाँ प्रेसिडेंट की औकात बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, हर चीज से रूबरू हो, हर चीज से वाकिफ हो। तो खलीफा का काम क्या होता था, दो काम होते थे, राजनैतिक प्रसार, राजनैतिक और धार्मिक, यानी पॉलिटिकल और रिलीजियस। अब राजनीतिक क्या, देखिए मान लीजिए हम अभी इंडिया में रह रहे हैं, हमारा ये प्रयास है कि हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करें। अगर हम सर्वोच्च पद पर हैं, जो एक लीडर होता है, तो यह जिम्मेदारी खलीफा की हो गई, आप समझ गए। या अटैक करके किसी देश को, मान लीजिए श्रीलंका है बगल में, श्रीलंका अगर आग दिखा दी तो उसको उठा बंद कर ले और तमिलनाडु मिला लिया, यानी इंडिया में हो गया। ये बात समझ रहे हैं ना, ऐसा ही ये राजनीतिक हो गया। धार्मिक क्या है, हम अगर हिंदू हैं तो हम अपने धर्म को प्रचार प्रसार करें, लेकिन वहां ये नहीं कहा गया कि जबरन करो किसी के ऊपर। अब मान लो हम हिंदू हैं, तुम कम्युनिटी में, अब मान लो किसी छोटी कम्युनिटी के हो, यहाँ पर जहाँ पे हम बाहुल्य हैं, हम तुम्हें ऊपर लठ मार के तुमका कहते हैं चल हिंदू बन, मंदिर चल, टीका उका लगाती, ऐसा नहीं। यहाँ पे कैसा था, लीगली तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, ये नहीं किसी काट मार के जबरदस्ती उसको हिंदू बना दें, मुस्लिम बना दें, ये कोई काम नहीं। ये उनके विचार थे, तो कहा कि आप धार्मिक प्रसार करिए, राजनीतिक प्रसार करिए, यानी ये एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन यानी प्रसार, राजनीतिक और धार्मिक प्रसार की बात करते हैं। कहा ठीक है भैया, प्रचार प्रसार चल रहा है, चलने दो, बात इतनी ठीक है। ये बात चलते चलते आती है और ये एक पहुंच जाती है स्थिति, चलते चलते यहाँ पे 711 ईस्वी में, 711 AD, 711 AD में क्या होता है, इस समय एक खलीफा रहते हैं नए, जिनका नाम क्या है पता है का, नहीं पता, तौलिया पहने बैठे हम देख रहे हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, समझो। हाँ, 711 AD में जो खलीफा है नहीं, फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा, 2021 जा रहा है, इसको जाने न दो और समझो, लिख दे से बता रहे हैं। खलीफा, खलीफा इस समय कौन है, वाजिद अली, वाजिद अली। कब के टाइम की बात कर रहे हैं, 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी टाइम खलीफा है वाजिद अली। ये जो आप चक्कर में पड़े हो कि हमारे साथ छूट गया 2021 में, हमारे लिए नुकसान हो गया, वो हमको छोड़ के चली गई, वो हमको छोड़ के चले गए, तो आप ये चीज़ें मन से निकाल दो। कुछ चीज़ें आप जानते हो क्या होता है, तो आप इसके लिए एक नगमा है,
नगमा तो नहीं सुनाएंगे, छोटी सी लाइन है, 2 शब्दों में इसको बयां करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ सफ़र जो होते हैं, ज़िंदगी में कुछ सफ़र जो होते हैं अकेले ही तय करने पड़ते हैं, क्योंकि हर सफ़र में कोई हम सफ़र नहीं मिलता। समझ रहे हो? आओ अब इधर बढ़ते हैं आगे। इसलिए जो छूट गया उसको जाने दो और 2021 में एक अच्छी यादों को लेकर जाओ घर। समझ रहे हो? अब वाजिद अली के टाइम अब क्या होता है, वाजिद अली यहाँ पे अब शासन है कहाँ पर, खलीफा कहाँ बनता था? तुर्की में। सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, तो ये आपका टर्की है, टर्की। यहाँ पे खलीफा है हमारे, खलीफा कौन है? वाजिद अली, वाजिद अली। अब यहां से ईरान, अफगानिस्तान, फिर इधर इंडिया, ये किधर जा रहे हैं? दक्षिण पूर्व की तरफ ये बढ़ते चले जा रहे हैं। नीचे नीचे पहुंचेंगे, एक देश है अपना छोटू, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका है। मैं इसको थोड़ा सा रब करूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपके एक देश है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, श्रीलंका। तुमका पता? श्रीलंका एक काम में बहुत आगे है। काहे में? श्रीलंका जो चाय उत्पादित करता है, उत्पादन में तो नहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन बेचने में बहुत आगे है। छोटा सा देश है लेकिन माल बेचता बहुत है, खरीदता नहीं इतना। पैदा भले ना हो, देश हम खाएं चाहे ना खाएं, देश हम चाय नहीं पिए, खाली नमक पानी पी ले, लेकिन दूसरे देश का चाय बेच दे। दुनिया में तीसरे नंबर पे चाय बेचने में है। समझ रहे हो? यानी दुनिया का 3rd टी एक्सपोर्टर कंट्री जो है वो श्रीलंका है। समझ गए? श्रीलंका की जो प्रमुख नदी है उसका नाम आप कमेंट में करिए। ये मत समझिए कि आज गुरुजी भूगोल नहीं इतिहास पढ़ा रहे हैं। भैया ऐसा है, ये आज आपको खाली ट्रेलर मिल रहा है। अगर आपको क्लास पसंद आएगी बताना, ऐसा सीरीज चालू करेंगे इतिहास की, न पहले कभी होगा, ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। ठीक? हाँ, तो आप आखिरी तक रुके रहिए। आज देखिए आपको आज क्या क्या देते हैं। श्रीलंका के एक राजा रहते हैं, वो खलीफा को एक गिफ्ट देते हैं, क्योंकि भाई खलीफा आप देखो 636 में पद बना है, 711 तक पहुंच चुके हो, यानी करीब 60 से 65 साल हो चुके हैं। इतने में खलीफा काफी फैल चुका है वहां। अब खलीफा तो की एक शक्ति की तरह उभर रहा, तो श्रीलंका अपने को मजबूत करने के लिए कि खलीफा से थोड़ा हमको उपहार मिलेगा, थोड़ा हमको संरक्षण मिलेगा, क्योंकि भाई अब क्या है, अभी इंडिया अगर कमजोर है तो वो या तो रसिया के पास भागेगा या तो आपके अमेरिका के पास जाएगा। सेम श्रीलंकन दिमाग चला उस टाइम। कहा अब इस टाइम तो महिंदा राजपक्षे हैं यहाँ प्रधानमंत्री, उस समय नहीं थे महिंदा, उस समय कोई और रहे होंगे, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री थे, राजा थे, क्या थे। यहाँ से एक कहते हैं साहब को, क्या श्रीलंका में क्या होता है, मछली बढ़िया होती, सार्क मछली नहीं भेज दी, सार मछली खा लूंगा नहीं, खलीफा अंदर हुई जाए तो सार्क मछली का चक्कर में वहां पर भेजी गई इनको। अब हमारे गांव में तो एक कही जाती है सौरी, समझे? तो आपके यहाँ जो कही जाती हो समझ लीजिएगा। तो मछलियों का एक इनका जो है पूरा एक जो है स्कूल टाइप का बना के भेजा, एक एक्वेरियम में, पूरा एक्वेरियम जानते हो ना जिसमें मछली पाली जाती है, एक्वेरियम भेजा। यहाँ से भेज देते हैं इनको जो है यहाँ से खलीफा के पास, कहते हैं ये गिफ्ट जा रहा है, ये गिफ्ट जा रहा है जिसका नाम है एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम, जिसमें मछली रखी जाती है। मछली दान भेज रहे हैं। रास्ते में एक जगह पड़ जाती है, समझते हैं क्या है वो जगह का नाम? आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते? देवल। ठीक है, तो हम जरा पेन बदल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे जब पहुंचते हैं ईरान वाले क्षेत्र में, रास्ते में चला जा रहा है, इंडिया में कोई नहीं बोले कह रहा ले जा रहा, ले जाते उधर। यहाँ पर जैसे पहुंचे, यहाँ पर आपके अफगानिस्तान पर गई ईरान के पास जब पहुंचे, यहाँ पर मान लो ईरान है आपका, ये क्या है? ईरान में जा रहे थे। ईरान से पहले आपका यहाँ पे जो देश पड़ता है अफगानिस्तान के पास, सिंध प्रांत जो है आपका, सिंध प्रांत में एक जगह थी। देखो उस समय अफगानिस्तान वाला रीजन, जो इसके बाद जो हिंदुस्तान था पाकिस्तान के अंडर वाला, ये सब सिंध प्रांत था। पंजाब, हरियाणा और इधर आपका लाहौर है ना, कराची, ये सब सिंध में आता था।
सिंध प्रांत में एक जगह थी जिसका नाम था देवल। देवल 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 में एक राजा थे जिनका नाम था क्या, सिंध प्रांत में एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर। अब लगा कि कुछ एक शब्द मिला, अभी तक पढ़ा लिखा आपका। इसके पहले जो कहानी चल रही थी ये सब खाली साए पाए चल रही है, ये रामायण महाभारत चल रही, सुने रहो। तो एक आदमी था जिसका नाम था दाहिर, और ये छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये सिंध का राजा था, सिंध का किंग दाहिर। देवल वाली जगह पे गिफ्ट ले जा रहे हैं, कहले मछली बड़ी टॉप क्लास के लेके जा रहा है साला, इसको लाओ इधर पकड़ कर। लग हमको यहाँ से अरब सागर जाना पड़ता है, रास्ते एक्वेरियम लिए जा रहा पूरा, ला बेटा ला, इसको पकड़ किडनैप कर ली, सारा मटेरियल जितना एक्वेरियम लिए था उसको रख ली, और 3-4 तमाचा मार के लग लौट जाओ। ये बात गया। ये बात जब पता चली ईरान वाले राजा को, मंसूर हज्जाज, नाम समझ रहे हो ना, हाँ, ईरान में जब ये यहाँ पे क्या हुआ, इस गिफ्ट को लूट लिया। जगह याद रखना, देवल में। किसने लूटा? दाहिर ने। ईरान के राजा कौन है? मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज को जब ये बात पता चली तो मंसूर हज्जाज कहते हैं भैया ये गिफ्ट जो लूटा है ये खलीफा के लिए जा रहा है, इसको वापस करो। कह है बाबू वापस करे बे, तुम कौन हो, चलो अपन काम देखो। कह लगा हाँ। तब मंसूर हज्जाज को बात बोली लगी। हज्जाज साहब कहते हैं साला ये इसकी औकात, साला दाहिर हमको 2 कौड़ी राजा है, यहाँ किनारे खड़ा है, ये इतनी छोटी जगह में रह रहा है, हमको आंख दिखा रहा, कह रहा काहे वापस करें। कह रहा ठीक रुको ना दो। एक आदमी नियुक्त करता है। आप समझो खेल आपका यहां चालू। मंसूर हज्जाज का दिमाग खटक गया। मंसूर हज्जाज ने एक आदमी नियुक्त किया, एक सेनापति अपना नियुक्त किया। सेनापति जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्या नाम तो सुना ही होगा, क्या है भाई वांटेड। तो इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। उम्र बिल्कुल हमारी तरीके 17 साल, ठीक, उम्र 17 साल। अब जान लो 17 साल के लड़के में मूछे दाढ़ी तो उगती नहीं है। और समझ रहे हो, तुम तो बड़े बाप की रोटी खा रहे हो, दाढ़ी चल रहे हो खाली है। वो 17 साल में कहूँ कांड करी से मैं सुनू तुमका बता रहा हूँ। देखो मोहम्मद बिन कासिम, उम्र मात्र 17 साल। और इधर आप जान रहे हो, इधर देवल वाले इसको सेनापति नियुक्त कर दिया मंसूर हज्जाज ने। कैसे? आपको पता है जितना छोटा लड़का होता है पूर्ति उतने ज्यादा होती है, खासकर 16 साल के बाद से लेकर 22 साल के बीच वाली पीरियड बहुत एकदम जड़ीली। आज ये ट्विटर चल रहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये नहीं था पहले खत चलता था, खत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। गाना सुने होंगे आप लोग, बहुत सुनते हैं, हमको भी पता है, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम साहब मात्र 17 साल की उम्र में सेनापति नियुक्त कर दिए गए, वो भी इतने बड़े एक्सपीडिशन के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मंसूर हज्जाज? Why he was elected them? Because he have believed on मोहम्मद बिन कासिम। समझ रहे हैं? उसको इस पर विश्वास था। अब कैसे कर लिया वो देखिए। मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में सेनापति बना दिया है। किस लिए? ये आप इधर देखोगे वर्सेस दाहिर। दाहिर जैसे राजा के लिए मोहम्मद बिन कासिम को, यानी दाहिर की क्या इज्जत रखी, 17 साल के लौंडे भेज दिया, जा बेटा इसको पलटा दे जाके। ये थे मंसूर हज्जाज। तो ईरान उस समय महाशक्ति था और आज भी किसी से कम नहीं। आप जानते हैं ये सब बातें, आप समझ लीजिए। जब इतने छोटे लड़के को अगर इतना बड़ा अभियान के लिए नियुक्त कर सकता है, सोचो फिर आगे क्या करेगा वो। दाहिर भैया इनको नियुक्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम तुरंत जाता देवल वाले क्षेत्र में, बोलता चलता कुछ नहीं, कह रहा आ रहे हैं समारोह। लड़के पहुंचा देवल, सबसे पहली जगह देवल। देवल में दाहिर का भतीजा रहता है। देवल में दाहिर का भतीजा रहता है। यहाँ पे भतीजा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवत, ज्यादा नहीं आवत, जान लो है। देवल भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। अब इधर जिधर मैं राइट का टिक लगाऊंगा कासिम जीतेगा, जिधर रॉन्ग का टिक लगाऊंगा
दाहिर जीतेगा, दाहिर हारेगा मतलब। तो इधर कासिम जीत जाता है, इधर दाहिर हार जाता है, मतलब भतीजा वाले में जीत गया, यानी देवल कौन जीत गया, देवल ये जीत गया। देवल के बाद कहाँ पे पहुंचते हैं, देवल के बाद आपके निरूढ़ में पहुंचते हैं, ठीक। देवल के बाद रावण में जाते हैं, फिर निरूढ़ जाएंगे। तो मैं लिखता हूं देवल, दिख रहा नहीं, हाँ ठीक। देवल के बाद रावण वाली जो जगह है, आप रावण में भी क्या होता है, देवल के बाद रावण में इनका लड़का रहता है, लड़के को पलटा दिया, भतीजा चला गवा, लड़को चला गवा, रावण वाला काम कर रहा है वो। कहे पहले अपने अक्षय कुमार चले गए, सब ई नहीं अक्षय कुमार हुआ है, अक्षय कुमार को मार संघारा हनुमत जी वाला, जब धनी घूसा का मत नीचे। दूसरा एक के बाद इनका लड़का मेघनाथ का लड़वा दिन, मेघनाथ तो चले गए, समझ रहे हो, यह खत्म हो गए, यहाँ फिर जीत गया, भतीजा भी मारा गया, और फिर ये दाहिर हार गया। अब कहाँ बचा, निरूढ़ वाली जगह पे, निरूढ़ में युद्ध हुआ था। अब आपको शायद दिख नहीं रहा है, मत दिखेगा। तीसरी जगह है निरूढ़, क्यों चंदेला साहब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। निरूढ़ वाली जगह में क्या होता है, इधर दाहिर मिलते हैं, अब ये दाहिर हैं और इधर कौन है, कासिम। दाहिर और कासिम की लड़ाई मैं आपको इधर दिखाता हूं, क्योंकि इधर दिख नहीं रहा होगा, है ना, या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर लिखता हूं, देखिए हो गया स्क्रीनशॉट तुम्हारा। चलो ज्यादा समय नहीं हमारे पास, बैठे अपना तो रजाई बैठे हैं, या कान हरे हुए जा रहे हैं, पढ़ाए इतनी ठंडी हो रही है, शर्म नहीं आ रही। पूरा वीडियो न देखो, समझ लो तुम्हारे किरावा परी है। अरे ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं यार। ठीक, तो दाहिर, अब ये निरूढ़ वाली लड़ाई मैं इधर एरो बना देता हूं, ये आप देखेंगे। बड़ा मनोरम चित्रण करने जा रहे हैं, युद्ध फील करिए, हो रहा है, बस हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए। तो ये है आपके कौन, मैं अपना लाल वाला मार्कर लेता हूं, क्योंकि लाल रंग का खतरनाक निशान होता है, समझ रहे हैं। इधर कौन है, आपके दाहिर हैं, और इधर कौन है, इधर आपके जगह कौन सी है, निरूढ़, और इधर कौन से हैं, दाहिर के बाद दूसरे नंबर वाला आदमी कौन है, कासिम दो जगह लड़के आ रहा है, आप पहले समझिए। ईरान से चला है, अफगानिस्तान के आगे सिंध तक पहुंच गया। पहली बात तो इतनी दूर चलने में आदमी पहले ट्रेन तो चलता नहीं था, ना हवाई जहाज चल रहा था कि भैया ले हवाई जहाज बुक करी, सीधे राफेल से लेके पहुंच गए। अब राफेल नहीं है, घोड़ा चला रहा, कितने दिन हो गए, महीने हो गए, लड़ता रहा। अब वो कमजोर हो चुका है, थक चुका है बहुत ज्यादा, खाने पीने की इतनी व्यवस्था नहीं, राशन पानी खत्म, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, क्यों, युवा होता है, और तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भैया ये तो कासिम जा रहा, तो कह रहा अभी हार नहीं मानेंगे, ठीक, धर दी इधर से भाला फेंक के मार देती है पर से। अब इनके भाला मार देता है, समझो इनके साथ खेल हो गया, भाला मारी दाहिर के ऊपर, दाहिर तो मरे नहीं, दाहिर की सेना बहुत विशाल, लेकिन दाहिर मरा नहीं, दाहिर का घोड़ा गिर गया, मत एकदम, दाहिर का घोड़ा गिर गया। अब ये बताओ, जब घोड़ा गिर गवा तो का वो बच गई को, जब घोड़ा गिर गवा तो का आदमी बची, वो तो गिर जाए नीचे, ये तो कॉमन सी बात है। अब जब घोड़ा गिर जाएगा तब क्या होगा, घोड़ा गिर जाएगा तो दाहिर भी जो है गिर जाएगा, दाहिर भी नीचे गिरा, दाहिर अब नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये दाहिर नीचे आ गया, दाहिर नीचे गिरा, लेकिन क्या हो जाएगा, दाहिर के नीचे गिरने से पूरी इनकी सेना को ये लग रहा है कि दाहिर मर गया। दाहिर तो गयो, लेकिन दाहिर अभी मरा नहीं है, दाहिर जिंदा है भैया। और सेना को क्या लगता है कि दाहिर मर गया है। सेना को जब ये बात लगती है कि दाहिर मर गया तो भैया क्या होगा, सेना भगने लगी अपने राजा को छोड़कर। क्यों, सेना अंधविश्वास में पड़ गई, उसको अपने राजा पर भरोसा नहीं रहा कि राजा बचा कि मर गया, और वास्तव में जिंदा था कौन, दाहिर।
दाहिर जिंदा था, अब वो वावा कासिम कहलक अब मिले चचा जान। खाली एक मछली के पेटी दे दे तू तो कहे यो बवाल कराए हो तू है, इतना खून खराबा करा डालो, कितना आदमी मर गवा, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आवा, इतना नुकसान करा डालो। कहलक ये हमारा जुनून था। कहला जुनून था, अब बताओ जुनून। पकड़ी कलर 3-4 तमाचा पहले मारी तुम इनके। कहलक अब ऐसे चलो, उठा इनका बंद कर दी और के बाद इनके मारी 2-3 ढाई चक्कू अक्कू भाला वाला काट पीट इनको कुल मिला मार डाली सुआ। तो यानी दाहिर जो थे, दाहिर को मार दिया, दाहिर को मार दिया, दाहिर को मार दिया और कासिम जीत गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मात्र 17 साल का लड़का विजयी हो गया। क्या है आपको निरूढ़ वाले युद्ध की बात समझ में आ गई? ये कब अटैक हुआ? आप सीधा सवाल आपसे आता है कि भारत में पहला अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी। आप पीछे देख चुके, कहाँ गया, सब बिगाड़ दिया। अब कल मिलेंगे। 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम का थोड़ा काम आप समझ लीजिए। काम 3 युद्ध हमारी, 3 युद्ध एक झिटकम मारी, देवल, रावर, निरूढ़, तीनों युद्ध जीता। चौथा काम दाहिर को पलटा दिया। पांचवा काम, पहला ऐसा आदमी था जो 712 में जब आया था इंडिया तरफ, तो वो क्या किया? सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बिल्कुल पहली बार जजिया लगाया। आप कहते हो ये जजिया का है? अजिया, अजिया नहीं कह रहे, जजिया। सबर रखो, अब वही जजिया बताइए थोड़ी देर बाद। जब जजिया हुआ पर परियो कहाँ पर? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, ये सब पूरा जजिया जजिया एकदम बिछा दीजिए जजिया। लेकिन आप खाली जो याद रखो, पहली बार भारत में जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। 17 साल का लड़का ने इतना काम कर दिया और अभी इसका मन नहीं भरा। अभी एक काम और बाकी, जानते हो? इनको जब मार दी, इनकी 2 बिटिया रहे, बहुत सुंदर रहे, एक कटरीना कैफ, एक करीना कपूर, समझो। दोनों का उठाई, घोड़ा बैठाई, कहला चलो। आप देखो, दोनों को लेकर गया। यानी क्या बताया हमने? दाहिर की 2 बेटियां थी। ये सारी कहानी आप सुनते रहिए, आपके दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए कि हाँ बस ये पिक्चर चल रही है, अमरीश पुरी और इधर कौन है? धर्मेंद्र। ठीक, धर्मेंद्र नहीं जचता है, वो अमरीश पुरी के साथ अमिताभ बच्चन है ना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये पिक्चर का डायलॉग है, हम नहीं बोल रहे फिर देखो, जिसको अगर कोई बात अभी लग रहा है कि ये काम मास्टर कैसा बोल रहा है, पीछे वीडियो बैक करो, सबसे पहले जाओ, 2-3 मिनट में बात भूमिका हमने समझा दी। सभी पात्र काल्पनिक हैं, कोई भी शब्द किसी के लिए नहीं है। अनुच्छेद 15 का पालन किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश को लेकर भेदभाव की समाप्ति, किसी भी व्यक्ति को उकसाया नहीं जा रहा। अनुच्छेद 15 कहता है, सब पहले बता चुके हैं। और ना समझ में आवे तो वीडियो को डिसलाइक मारो, चलो बढ़ो यहाँ। ठीक, आगे देखो। 2 बेटियां थी, कहता है अभी तो कम खुशी मिलेगी। मंसूर हज्जाज तो समझी गया कि जीत चुका है, उनका सूचना पहुंचा देगा कि भैया इकबाल बुलंद हो बादशाह का, जीत गए, युद्ध जीत गए। वो काला दगाव पड़ाका, रात भर पड़ाका दगे, समझो। वहां पहुंच गए। अब कहाँ पहुंचे? खलीफा के पास। दोनों बेटियां का लेके, अब देखो एरो आपका दिखाई पहले, ये दोनों बेटियों को जो आपका कासिम है घोड़े बैठाता है, एक को आगे एक को पीछे, और दोनों को लेकर पहुंच जाता है किसके पास? खलीफा तुर्की। तुर्की पहुंचा, खलीफा देख के बहुत खुश हुआ, कहला आओ मेरे छोटे। खुश तो हो गया। हुआ का बाबा, बेटियां बहुत चालाक थी। अब समझ रहे हो, मॉडल लड़कियां। आजकल के जमाने की जब इतनी चालाक है तो पहले के जमाने में तो बहुत पढ़ी लिखी होती थी। आज पढ़े लिखे, ये तो किताबी डिग्री ले हैं, पहले दिमाग वाली डिग्री चलत रहा है। वे पढ़े लिखे रहे का कहीं जानो, सोचिन कासिम का फसाद दी, अपने बाप का बदला पूरा हो जी। और बल्कि भी तफरी करीन का कहीं रास्ते में खलीफा कहीं, खलीफा जी ये रास्ते में लेकर आते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ जबरदस्ती किया और गलत सलूक किया और गलत व्यवहार किया। देखो खलीफा बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी था, उसके लिए अनुशासन ही सर्वश्रेष्ठ था, सब कुछ था, रुख कड़ा रखता था। आज के जमाने किम जोंग समझ सकते हो, वो अगर ओके फूफा अगर मीटिंग में आखी ऐसे मीच दिन तो उनका कुत्तन तो नचवा देते, और सेम काम वो कर दी खलीफा। जैसे बताइन कि भैया हमारे साथ जबरदस्ती करी, कहला आओ, कहला तुम चाहे जहूँ जीत के आओ, यहाँ साला
2 लड़की नहीं, उसके पास 2000 लड़की कुर्बान कर दे, आज के ज़माने में इतना बड़ा काम कोई कर दे। और वो क्या करे जानते हो, 2 लड़कियां खाली बता दी यहाँ पर कि यो हमारे साथ जबरदस्ती करी, यानी जो ये गर्ल्स थी इन्होंने खलीफा को बताया कि हमारे साथ मिसबिहेव किया है, मिसबिहेव किया है। मिसबिहेव कहते ही खलीफा जानते हो क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम जैसे आदमी को, जो कि इतना बड़ा काम कर दिया है, कासिम को मरवाता है कसाईयों से। और उसके बाद जानते हो जो सुअर का मांस होता है उसका झोला बनवाता है, और उस सुअर के मांस के झोले में इसका मुंह डाल के दम घोट के मार डालता है। ये मौत देता है, इतनी दर्दनाक मौत कि पूरा जो ईरान का दरबार होता है, दरबार सहम सा जाता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। 17 साल का लड़का इतना बड़ा विजय काम करके आया, उसको ऐसे मार डाला। निर्दयी, निसंस, एकदम क्रूएलिटी की पराकाष्ठा। और बाद में लड़कियां जानते हो क्या कहती, लड़कियां क्या कहती, लड़कियां कहती हैं कि हमने मजाक किया था। लड़कियों ने कहा हमने मजाक किया था भैया। जैसे है कहीं मजाक खलीफा कहे लग इनका पहुड़ा इस रंदा पे यहाँ दोनों खोपड़ी कटवा दी, बीते फरवा दी खोपड़ी, ले दोनों लड़कियों को मरवा दे खलीफा। कहलक तुम लोगों की बदतमीजी में हमारा इतना बड़ा बहादुर सिपाही चला गया, सेनापति चला गया। इसीलिए कहते हैं भैया आज भी लड़कियों भरोसा न किया करो। देखो आप बहन मानिए, मित्र मानिए, लेकिन सिर्फ चाहे आप लड़की हो तो लड़के भरोसा न करें, लड़का हो तो लड़की भरोसा न करें, क्योंकि आज का जमाना कुछ और है। पहले जब ऐसा नहीं था तो आज क्या है आप समझ ही रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक, बड़े हिसाब से काम करा करिए और बहुत ही सतर्कता से काम किया करिए। कोई भी ऐसा काम ना हुआ जिसमें आप झेल जाए बेमतलब में। तो रिस्की काम था, देखो रिस्क में रिस्क हो गया और आज सजा नहीं मिलती है। आज खाली जीवन बीत जाए, खाली कोसते कोसते रोते रोते बीत जाओगे और कौन फांसी लगा लो तुम ही। तो यो काम नहीं, अपने को काम क्या टेंशन लेने का नहीं देने का। इसको बना स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारा अरब आक्रमण खत्म। अब हम क्या पढ़ाएंगे, आगे की कहानी। देखो अगर मजा आ रहा है लाइक वाइक दबा दो, एकदम बहुत तेजी बता रहे हैं, बहुत मेहनत हो रही है। और समझ लीजिए, रुक जाओ, अच्छा पानी घूंटे मार ली फिर बताइए तुम आगे। अब इसका रफ कर देते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई काम देखो चल रहा है, आपके लिए मेहनत करी जा रही है। अब देखिए हम आपके लिए अगर इतना काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यार। आज तो यार पुराना साल में कच्चे माल शेयर वेयर कर दो, हाँ शेयर कर दो, माल तहलका मचा देते हो। अब भैया इतना बड़ा बोर्ड ले थोड़ा रफ करें तो समय लगभग करिए आप 20-30 सेकंड, इतना ना नाराज हो। हाँ चलो ठीक है, गंदा पड़ा रह दो, आगे आगे देखा जाए। 700 ये 12 का अटैक हो गया है। अब ये चल रहा है, फिर 712, 812, 912 बीत गया। जब ये तुर्की पूरा ईरान अपना सब कब्जे में है, खलीफा अपना प्रचार प्रसार बढ़िया चलवा रहा है, लोगों से इस्लाम धर्म के लोग अपना फैला रहे हैं कारोबार। बात चलती है 900 कुछ ईस्वी की बात है। उस समय यहाँ पर जो थोड़ा एक सामनित साम्राज्य था तुर्की में, हम बात कर रहे हैं टर्की। टर्की में एक अंपायर था सामनित एम्पायर। फोर्थ अंपायर वाला नहीं, ईएमपी वाला है। अंपायर होता है फोर्थ अंपायर, यूएमपी। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, सामनित साम्राज्य में 2 ठो गुलाम रहते हैं। कहला गुलाम, दास मतलब नौकर, जूता साफ करे वाला। बेवकूफ होगा, आज के गुलाम नहीं। जब कहते ए चल पानी ले आ, जैसे आप तुम गवर्नर देखे रहे हो, यूपी के गवर्नर कौन है, अरे वो तो गधा हो, पता नहीं उनका छाट फेल है। कहा है, उनका नाम है आपके आनंदीबेन पटेल। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी किसी राज्य की जो मेन यूनिवर्सिटी होती है उसका चांसलर होता है, ना कि प्रिंसिपल माना जाता है। प्रिंसिपल होता है, कुलपति होता है, बट चांसलर जो होता है वो उस राज्य का गवर्नर होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए, सामनित में यहाँ पर 2 गुलाम रहते हैं, 2 गुलाम रहते हैं।
दो गुलाम रहते हैं, एक का नाम क्या था? अल्पतगीन, अल्पतगीन, और दूसरा गुलाम था जो इसी का गुलाम था, दूसरा गुलाम इसी का गुलाम है, उसका नाम क्या है? सुबूक्तगीन, सुबूक्तगीन। ये गुलाम नंबर 1, ये गुलाम नंबर 2, ठीक है, गुलाम के गुलाम चल रहे हैं। तो भैया गुलाम, अब ये सुबूक्तगीन साहब जो हैं ये इसके गुलाम हैं, दोनों आते हैं, कहते हैं ऐसा है चलो आगे देखे चले कहूँ कारोबार, अब अपने मत फैला ली। देखो जो आदमी जिज्ञासु होता है वो एक जगह रुकता नहीं है, कह रहा यहाँ खत्म, अब आगे बढ़ो यार, जिंदा है तो पता चलना चाहिए कि जिंदा है, मर जाएंगे तो कब्र पे कौन पता चलेगा मूतने आया है कि लिखने आया है, सीधी सी बात है, ठीक है, जिंदा हो तो दिखना चाहिए कि जिंदा है। चल दिन दोनों कह लग चलो यहाँ चले, ऐसी पहुंचे, आपका ये जानो तो इंडिया के बाहर ऐसी अफगानिस्तान का रीजन है, ठीक, अफगान रीजन में पहुंचते हैं, अफगानिस्तान में, और देखते हैं यहाँ सब खाली पड़ा है ना, यहाँ पर देखते हैं खाली पड़ा है। तो अब इस खाली जगह को क्या करेंगे? कह देंगे भैया हम ही भरी चले, फिर भर दिन। दोनों आए अफगानिस्तान में, कह ये क्षेत्र हमारा हो गया, जैसे पहले का है। अब जैसे हमारे गांव में कुछ जंगल वंगल एरिया पड़े हैं, आज से 100 साल पहले सरदार जी लोग आए, कह लगे सब में पहले उम्र रहा है लग, उसके बाद बकरी बांधिन, फिर उसके बाद भैंसी ना, कह लगे सब मेरा हो गया, बिना रजिस्ट्री करे। अब बाबा लठ चला रहा हमारे उम्र, समझे, एक एक तरफ से कह रहा कागज दिखाओ, कागज नहीं, घर गिरवा दे, मकान गिरवा दे, बुलडोजर आगे आगे सफारी चल रही बाबा, पीछे बुलडोजर और आखड़ खड़ा यहाँ पौड़ा नहीं हो, गिरा दी सब। देखो हंसते रहिए, मुस्कुराना जरूरी। सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस, समझ रहे हो ना? अफगानिस्तान में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे रूल करने लगते हैं, और रूल करने लगते हैं तो क्या हो जाएगा? रूल करेंगे तो 966 67 में, आई थिंक, जी हाँ 962 63 में यहाँ पे पहला रूलर बन जाता है अफगानिस्तान में, जिसका नाम क्या होता है? अल्पतगीन, अल्पतगीन, अल्पतगीन। अल्पतगीन का जो गुलाम रहता है, अब देखो गुलाम आदमी है, गुलाम का गुलाम बहुत सेवा कर रहा है, बहुत मतलब छोटा गवर्नर जो है कहीं क्षेत्र का, बहुत सेवा कर रहा है, जिसका नाम क्या है? सुबूक्तगीन। तो इसकी सेवा से प्रसन्न आकर बड़े गुलाम ने, जानते हो कहा? तथास्तु। और तथास्तु के बदले क्या किए? अपनी लड़की की शादी करा दी थी। आप कह लगा अब तो सब अपना है, सब अपना है, कोई दिक्कत नहीं लेने का, समझे? तो कहा गया अल्पतगीन, इसकी बेटी, कहा लिख रहा है, बेटी जो है इसकी शादी करा देता है, किससे? सुबूक्तगीन से, सुबूक्तगीन, सुबूक्तगीन से शादी करा देता है। और यही सुबूक्तगीन जो है, सुबूक्तगीन से शादी करा देता है तो इसी का एक लड़का पैदा होता है, बहुत खतरनाक आदमी रहता है, समझ रहे हो? हथियार और औजार से बन गया क्या? हाहाकार एक प्रलयकारी आदमी पैदा होता है, जिसका नाम क्या होता है? महमूद गजनबी। कहते नाम तो सुना ही होगा, महमूद गजनबी। इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, पहले रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए। महमूद गजनबी बहुत धाकड़ आदमी है, तो इसके बारे में सोच समझ पढ़ना पड़ेगा। पता लगा आत्मा हिया को भटक है मेरे स्टूडियो में, तो इसलिए हिसाब से पढ़ना है ना। बेटी सुबूक्तगीन से शादी करा देता है, यही सुबूक्तगीन 967 ईस्वी में, 967 ईस्वी में आपका, हाँ सुबूक्तगीन 967 ईस्वी में सिंध क्षेत्र में अटैक करता है। सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, यहां पे इस टाइम राजा कौन है? जयपाल, जयपाल। जयपाल जी जो है, जयपाल जी के ऊपर क्या करता है? अटैक। और हमारा नियम जान लीजिए, जिस पे टिक लगा दिया वो जीत गया, जिस पे यो लगा दिया वो हार गया। तो भैया क्या हुआ? जयपाल चाचा हार गए और सुबूक्तगीन जीत गए। तो पहला आपका यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आया कि पहला जो आपका आक्रमणकारी है, पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन सा था? फर्स्ट तुर्क इन्वेशन, यानी पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? तो नाम याद रखेंगे, महमूद गजनबी बाप,
सुबुक्तगिन। आप समझ लो जब बाप इतना खतरनाक तो लौंडा कितना खतरनाक हो। पिक्चर देखो ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आप समझ लो ये तो ये कोई अटैक करी वो साला वो 17 बार लूटत है। एक दो बार नहीं, जय बार आवत है बार मारत, एक बार कोड़न से मारत, दूसरे बार लगदन से मारत, समझो। तो ये आपका पहला तुर्क था। और तुर्क अटैक हुआ आपका कब हुआ? 967 में। किसके ऊपर हुआ? सिंध प्रांत में जयपाल थे और जयपाल हार गए। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अब महमूद गजनवी की बात करते हैं। रुक जा भैया, पानी वानी थोड़ा पी लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। ला भैया, जितनी देर में हम इधर सफा करते हैं उतनी देर में तुम उधर सफा कर दो, लाइक वाइक मार दो। भंडारा चल रहा, फोटो वोटो खींच के स्टेटस पर लगा दो, भंडारा चल रहा, क्लास अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, देख लेना। स्टेटस लगा दो। अबे तो खाली छोला मिला है भंडारा, छोला नहीं कद्दुआ की सब्जी। अबे चटनी बाकी है, अबे चटनी बाकी है। आओ ले चटनी। महमूद गजनवी आ गवा, आ गवा भैया, यही तो इंतजार पर। एक सवाल है, जब तक सुबुक्तगिन शासक था तुर्क का, उस समय तक जो महमूद गजनवी था ये कहीं का गवर्नर था। अगर आप हमको ये कमेंट में बात बता दोगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़े हुई हो, कबो तुम हूँ स्कूल के हुई हो, कोचिंग के हुई हो, वहाँ 1200 रुपया जमा करे हुई हो। अच्छा बड़ी वाली हो 3000 जमा भी, अच्छा हम भूल गए ना, कोई बात नहीं। 3000 दे हुई हो तो हमका यूँ बता दो खाली कहाँ गवर्नर रहे, बस है बता दो कमेंट बॉक्स में। तो मैं जानना भैया हम पढ़े लिखे, ठीक, तुम्हारा नाम ले लिया अगले बार वीडियो, तुमका फेमस कह दिया। अरे यार, जिसे मैं खुद नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं। अबे हमका तुम फेमस करो फिर हम तुमका कर दे ठीक है। तो आओ, महमूद गजनवी भारत पे अटैक क्यों करता है इसका? अब देखो अफगानिस्तान तक तो कब्जा हो ही गया, अब एक के बाद कई का नंबर, सिंध के बाद इंडिया। आओ अब भारत क्या है, ऐसे बाहें फैलाए हैं आज भी स्वागत करता है, कहता स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, जो आता है सब अपने पास। भाई भारत का नक्शा आप सभी लोग देखे हैं, गुजरात से लेकर इधर पूर्वोत्तर भारत में यूं है, यानी आओ बुलाता है। ये इसके दो रीजन है अटैक करने के रीजन, अटैक्स रीजन, क्यों ये अटैक करता है, इसके दो रीजन है। क्या है आप नोट करके लिखिए। पहली बात, भारत सोन चिरैया पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, आप सभी लोग जानते हैं, और उसमें खासकर हम यूपी वाले, बताने की जरूरत नहीं। पहली बात, भारत में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, यहाँ पे धन बहुत थी, ज्यादा मात्रा में था, यानी पहला रीजन था वेल्थ, पहला रीजन है वेल्थ। अब कह दो स्पेलिंग गलत है, WEALTH, वो हम कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, ई और ए एक ही में निपटा लेते हैं, ठीक है, इसका क्लेम मत किया करिए। कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं वो क्लेम कर देते हैं भैया स्पेलिंग गलत है, आओ अकेले आओ लखनऊ, तुमका हम स्पेलिंग सिखाई, आओ, ठीक दूसरा रीजन क्या होता है, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार ये जाता है, खलीफा चरण छूटता है, कहता है साहब एक आशीर्वाद दो, कह लग इकबाल बुलंद हो, कह लग क्या, कह लग एक आशीर्वाद चाहिए आपका, एक बार हमको ये बता दीजिए, एक बार कह दीजिए हमारे लिए दुआ मांग लीजिए, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, मगर यूं नहीं कह रहा तब तक भारत पर अटैक करा करो, और साला जब तक जिंदा रहा तब तक भारत पाओ, 1 2 3 4 नहीं 17 बार आओ, देखा यहाँ भाग के लोग, समझो। तो दूसरा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, दो रीजनों से भारत पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं, इधर आपका जो रीजन है, ये जो हमारा इंडिया है, ये आपका क्या है, ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान रीजन है, अफगानिस्तान, यहां तक तो ये कब्जा कर ही चुका है, अब एक अंदर घुसना है, यहाँ इधर आना है ना, इधर आना है,
अब इधर आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा भैया, एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो इसने पहले कह दिया जब एंट्री हमारी होगी तो शोर कम होगा, खौफ ज्यादा होगा। अब पहले ही अटैक में दिखा दी 1001 ईस्वी में पहला अटैक। इसके अटैक हैं तो 17 अटैक, हम 17 नहीं बताएंगे, एक कुछ 3-4 ठो बता देंगे, वो आपके लिए काफी है। ठीक, पहला अटैक जान लीजिए, पहला अटैक, और पहला हुआ करीब। अब भाई रास्ता एक है, यहाँ सिंध मिल जाता है, कालक जहां बाप मारी तरह हुआ वो मार चले, फिर अबे वो साला जिंदा 1000 ईस्वी में कहीं कहीं लिखा है 1001 ईस्वी में। कहाँ है? सिंध पर अटैक, सिंध अटैक, सिंध पर अटैक। यहाँ राजा कौन है? वही जयपाल चाचा, जयपाल चाचा फिर मार दी, फिर जयपाल हार जात, फिर उसके बाद क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा को होगा। और ये कौन जीत गया? इधर है आपका गजनी, मैं इधर लिख दिया हूं एक बार, गजनी, गजनी जीता। दूसरा अटैक आपका कब होता है? दूसरा अटैक आपका होता है, और हाँ ये भी आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जब 1000 ईस्वी में जीतता है, यही आपकी फर्स्ट अटैक और फर्स्ट विक्ट्री होती है इसकी हिंदुस्तान पर, भारत या भारत पर पहली जीत, भारत पर पहला आक्रमण किसका? गजनवी का। और जिसमें क्या होता है? जीत भी जाता है, विन भी हो जाता है। ये आपको पता हो गया, ठीक है। इसी के बाद इसने एक उपाधि भी ली थी, सुल्तान की उपाधि लेता है, सुल्तान का टाइटल लेता है, सुल्तान का टाइटल लेता है। ये बात आप समझ गए। दूसरा अटैक कब होता है आपका? दूसरा अटैक होता है 1005 ईस्वी में। ये कहां पे होता है? इसके बाद थोड़ा सा दक्षिण में बढ़ते हैं, अब पाकिस्तान में मुल्तान रीजन पड़ता है, मुल्तान। यहाँ पे एक हमारे शासक रहते थे उस समय, इनका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद, नाम बड़ा धाकड़ है अब्दुल फतेह दाऊद। हमका लगा जो दाऊद इब्राहिम है साला वही के वंशज है अरबपति खरबपति आदमी, डॉन दाऊद डॉन। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है? यहू हाजर, वो जहां जा रहा साफ, जिधर जा रहा साफ हर तरफ, ये जीत गया। तीसरा अटैक, तीसरा अटैक कब होता है? 1001, 1005, 1008 में। 1008 में अटैक होता है। इस यहाँ पे कब, ये कहाँ पे अटैक कर रहा है? फिर सिंध रीजन में जा रहा है। इस बार किस पे करता है? आनंदपाल, ये कोई भैया पाल लगा है, समझ लो सिंध वाले ही जयपाल चाचा के लौंडे, जयपाल का पुत्र। युग ऐसे नहीं गवा, युग अपन कन्नौज, दिल्ली, ग्वालियर, भिंड, मध्य प्रदेश, ऐसी सबकी सेना में ना बुलाई, सेना भी बुलाया। यानी आप लिख लेंगे कन्नौज और नौज की जो है आर्मी को बढ़ाता है, बता दिया है। कन्नौज, ग्वालियर, एमपी, भिंड, मुरैना, ये सबकी सेना बुलाओ, लेकिन क्या हो? गजनी तो गजनी कह, जिधर हम जाते हैं उधर का एरिया साफ हो जाता है। फिर गजनी जीतता, यू हार गए, यो जीत गवा। फिर ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहा। 1018-19 की बात आती है, 1018-19, और यहाँ पे जो शासन आपका होता है, यहाँ पे शासन आपका जो है राज्यपाल रहते हैं। 1018-19 ये चौथा अटैक है। इधर जो शासन है आपके राज्यपाल यह ठाकुर आदमी रहे, लेकिन ये थोड़ा फट्टू आदमी रहे। अब समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं हर आदमी बहादुर हो। तो इनका पता चला गजनी अब हमारे ऊपर आ रहा है, ई डरान, ई हुआ भगे, समझो। और ये कहाँ के रहे? अब भाई यहाँ तक तो जीत ही चुका है, अब एमपी पहुंच चुका है। एमपी के कन्नौज एमपी के कन्नौज से हैं राज्यपाल जी। तो राज्यपाल जी कन्नौज से, इनको पता चला गजनी इधर आ रहा है, राजवाद छोड़ के भाग के। सेनत कहीं तुम लड़ो, हम जा रहे हैं समझो, इनका राजा होगा गायब। अब इनका राजा जब गायब होगा, यह बात पता चली कहीं का? विद्याधर जी,
विद्याधर बड़ा धाकड़ आदमी रहा, मध्य प्रदेश का राजा रहा, चंदेल शासक रहा, समझ लो। विद्याधर का जब ये बात पता चलती है, कैसा कहा गया ये बात जब पता चली विद्याधर को, विद्याधर जी को जब ये बात पता चली, विद्याधर जी कहीं नहीं आओ, इनका पकड़ाइन सैनिक तेरे बीच चौराहा पर यहाँ कटवा दिन, कलक साला कायर आदमी क्षत्रिय में पैदा हुई के ना कटा दे। तो इनको विद्याधर जी ने इनको खुदे मार डाला। विद्याधर जी ने किसको? राज्यपाल को मार दिया। क्यों मारा? इसकी कायरता के बल पर, क्योंकि ये साला कायर आदमी था। ये बात जब गजनबी पता चलती है, कहता भाई ऐसा कौन शासक साला हिंदुस्तान में अपने आदमी पलटा दे। जब बात पता चली कि बड़ा टक्कर न ले हो जाता, बहुत विकट आदमी वह है, तब कहने लगा है गजनबी कहा लग तब तो मुकाबला टक्कर का होगा भैया। गवाह देखिस पंगा ले वाला नहीं है। कह लग तुम्हारे उंगा सीना फीतन में नपत हुई, मेरे उंगा राडन में पिरा देखे तो खड़ा मूछा फाँद दे यो सीना। गजनबी कह लग साहब, कह लग क्या बताइए, कह लग समझौता चाहिए। कह लग तुम ही गजनबी हो? कह लग हाँ। कह लग चलो ठीक है, मुँह निपट ली धीरे, काहे फर्जी रिस्क लेना है ना। तो दोनों जने क्या करी, सन तो लिखे नहीं, लिखे थे पहले बिगा एक स्क्रीन शॉट ले बेटा, नहीं इधर लिख दिया हाँ ठीक। देखो पांचवा अटैक है आपका 1021-22 के समय। यहाँ पे क्या होता है, अटैक नहीं होता है, यहाँ विद्याधर जी से, विद्याधर और प्लस गजनी, वो वाला गजनी नहीं आमिर खान वाला, हाँ गजनी क्या करता है, संधि हो जाती है, दोनों में ट्रीटी हो जाती है, अलायंस हो जाती है, कोई भी अटैक नहीं होता है। एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोमनाथ अटैक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सब भूल जी हो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, लेकिन यूं ना भूलो नहीं, फिर कुछ नहीं चलेगा। ठीक, आओ इसको स्क्रीन शॉट लो, पानी वानी पी लिया जाए, प्याज बहुत तेल लग रही है। तुम रजाई मुँह डारे बैठो, तुमका का फोन चल रहा, ऐसी मैसेजों के उत्तर दे रहे हो पटर पटर, और ऐसी वीडियो चल रहा, यहाँ गटैया इठी जा रही। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अपने काम है, काम तो करना ही पड़ेगा यार, काम तो करेंगे। देखिए जो अगर आप लोग सीरियस है पढ़ाई को लेकर, तो आपके लिए क्लास आज रामबाण साबित होगी, ये जान लीजिए। आज आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा इतना फिर आप सोचोगे यार कि हाँ यार क्या क्लास मिली। हर चीज को एकदम बाकायदा पिक्चर की तरह लेकर चल रहे हैं आपके लिए। अब बात हम लोग पहुंच चुकी है, बात कहां पर पहुंच चुकी है, 1027 ईस्वी में, 1027 में सोमनाथ मंदिर अटैक। सोमनाथ मंदिर ये कहाँ है, सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में है। यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, आप सभी लोगों को पता है। इस पर अटैक करता है, यहाँ की मूर्ति उर्ति लेकर जा रहा है, अटैक करता है सौराष्ट्र रीजन में, आप सभी को पता है। सौराष्ट्र क्या है, सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है, इसको कहा जाता है दक्षिणतम बिंदु पृथ्वी का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं आगे, पता है ना आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हम बताएंगे जब आपको मंदिर वगैरह पढ़ाएंगे। सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है और यहाँ से सोना वगैरह सब कुछ लूट लेता है। और ये जब यहाँ पे सब कुछ लूट के जा रहा है, तो इधर हरियाणा रीजन में जब पहुंचता है, तो वहां हमारे कौन रहते हैं, जाट साहब, जाट बटालियन वाले। जैसे आज जाट बटालियन है, वहां मिले जाटों ने इन पर कहा, जाट साहब जब जाट मिले, कल कहाँ ले जा रहे हो, यूं कहाँ मूर्ति होती, भोलेनाथ का लेके जा रहे हो, कल रूट तेरी जैसे रोके उनका, इनके ऊपर चला लाख हुआ चैला, और जाट हो चैला बहुत मारते, समझो। निकारी ना अपन बढ़िया चैले चैला मार दी, सब यहाँ घायल हुई थे, और इनका आधे से ज्यादा माल वापस लूट लिए जाट लोग, इनके मार ऊपर दिखा के, भैया जाना हमारे रास्ता तो मार तो खावे पड़ी। मार खाए जब यो पहुंचा हुआ गजनी, जब यो गजनी पहुंचा कहाँ, अफगानिस्तान पहुंचा, खिसियान तो रहा है गजनी, कल मारब जाए जरूर, बदला लेना है। लौट के आता है आपका 1000 जो है
1927 ईस्वी में, ये आप 1025 में होता है सोमनाथ यार, 1025 में होता है, 1027 ईस्वी में फिर ये लौट के आता है, 1027 में आकर के जाटों पर अटैक करता है, जाटों पर। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, जीत नहीं पाता है। और जाटों पर अटैक करने के बाद क्या होगा, यही भारत पर महमूद गजनवी का अंतिम अटैक था, यानी लास्ट अटैक ऑन इंडिया। किसका है, गजनवी का अंतिम अटैक है, गजनवी का अंतिम अटैक है, ये आपने लिखा। अब आप जानते हैं कि यानी इस तरह से आपने देखा महमूद गजनवी एक ही बहुत प्रभुत्व संपन्न, प्रतिभाशाली और विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा का एक ऐसा आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रांत था, जिसने भारत के कई हिस्सों पर अटैक किया। चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, सिंध ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, हर क्षेत्र में उसने अटैक किया, पूरे उत्तर भारत पे अटैक किया, एक एक करके कुल 17 बार अटैक किया। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, आप सभी लोगों को पता है, 1030 में डेथ हो जाती है। तो ये भैया महमूद गजनवी भी समाप्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक का हटाओ, एक गौरी के बारे में बात करा जाए, है ना। हमें वहाँ गौरी चौराहा है, तुम्हारे वहाँ गौरी, देखो इसको, इसके लिए चोट ले लो। हाँ, तो अब आगे बात की जाए गौरी के बारे में। देखो मजा वजा आ रहा है तो लाइक वाइक करते रहो और शेयर वेयर बहुत तगड़े से करते रहो, देखो फिर ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अब मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, जो मोहम्मद गौरी हैं। अगर ये बात करना है गजनवी डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए बहराम शाह। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिए बहराम शाह, लिख देता हूं, नहीं कहोगे नहीं पड़ेगा ही आदमी। बहराम शाह यही है लास्ट रूलर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। अब आओ आते हैं, बात करते हैं गौरी वंश की। तो ये आपका अफगानिस्तान रीजन है, अफगानिस्तान। यहां पे दो भाई रहते हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, और दूसरे हैं गयासुद्दीन गौरी, गयासुद्दीन गौरी। मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन गौरी ये दो भाई हैं, जिसमें मोहम्मद गयासुद्दीन बड़ा भाई है और मोहम्मद गौरी छोटा है। मोहम्मद गौरी गयासुद्दीन गौरी दोनों भाई हैं। इनका नाम क्या है, एक और नाम है मोहम्मद गौरी का, कहीं कहीं लिखा मिलेगा मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। ठीक, आपने ये बात भी जान ली। आगे हम बात करते हैं, इसने जो है क्या किया, 1100 पहला अटैक हम बात करते हैं। इसने भारत पर अटैक करना आरंभ किया था, इसके बाद अटैक ही हमको पढ़ना है। तो 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में मुल्तान रीजन पर अटैक करता है, मुल्तान अटैक करता है। और क्या होता है, जीत भी लेता है, जीत भी लेता है। तो ये गौरी का फर्स्ट अटैक था, अटैक ऑन इंडिया। अफगानों का कह लीजिए या गौरी का कह लीजिए, पहला अटैक था भारत के ऊपर, जिसमें क्या होता है कि ये जीत लेता है। और ये कब जीतता है, 1175 ईस्वी में। इसी के बाद दूसरा एक अटैक करने जाता है, कहाँ, अब इनका यहाँ पेट नहीं भरा, गुजरात पहुंच गए और धोखा हो गई है। अब समझो दूसरा अटैक, ये तो पहला अटैक था, दूसरा अटैक कहाँ होता है, गुजरात, गुजरात अटैक है। कब, 1178 में, 1178 में। देखिए मैं कुछ नक्शा बना देता हूं आपको थोड़ा सा। यो आपका क्या है, राजस्थान, यहाँ का है आपका गुजरात, इधर कौन है, अफगानिस्तान, है ना, ये आपका बॉर्डर है समय से। अफगानिस्तान से भैया चचा जान चलते हैं राजस्थान में, ये जानते हो अरावली पर्वत श्रेणी है,
ये क्या है? अरावली। आप देख रहे हैं कि गुजरात में जो है, अब यहाँ पे शासक है आपके जिनका नाम क्या है? भीम, भीम देवदित्ती, भीम सेकंड है, ठीक है, भीम देवदित्ती हैं। और हाँ ठीक, भीम देवदित्ती हैं। यहाँ पे अरावली पर्वत है, ये अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी आप सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ी है। अरावली में जब ये अटैक करने आते हैं भैया, इधर से ये आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे वो एक पिक्चर नहीं, तो चिरूथा साउथ इंडिया वाली, तो मैं क्या करे थे, जंगल में पहुंचे, कोनो साला तालीम पड़ा है, कोनो दलदल में पहुड़ा है, पौधा उधा लगा है, कोनो कोनो पत्थर में छिपा है। अब ऊपर से तुम चले आ रहे हो, माँ सीना नेता ने नीचे दिख रहा, नीचे तलवार हुल दी समझो, वो भी पौड़ के इनके का कौन ऊपर पेड़ पौड़ा है, नीचे देख रहे गौरी का आदमी आ रहा है, ऊपर गिर पड़ा लेके, पूरे जंगल में इनको ऐसा मार मारी, नहीं समझ लो माउंट आबू नहीं पार कर पाए। वही भैया हमारे सैनिक, इनके आधे सैनिक साफ हो गए। गौरी पता चला हमारा सैनिक कहाँ गए, कल वापस हो जाओ, गौरी गौरी वापस हो नहीं आ पड़ते, ये आगे अटैक कर रहे नहीं जा पाए, और भीमदेव ही जीत गए। और ये सब चाल किसकी थी? ये नहीं, ये तो संरक्षक, ये तो छोटे लड़का है, 8-9 साल के आदमी है। इनकी माता है, इनकी माता है संरक्षिका है नयिका देवी, नयिका देवी। समझ गए बात भैया? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। नयिका देवी थी, नयिका देवी जो है, तो ये जो है आपका संरक्षिका थी, मेन आदमी यही थी। तो ये क्या आता है? गौरी की पहली हार भी आप लिख लीजिए, भारत में गौरी की पहली हार, ये फर्स्ट हार, पहली हार ये है 1178 में है गुजरात, और पहली जीत कौन सी थी? मुल्तान 1175 में। ये आपका नोट कर लीजिए। अब नोट का हम तीसरा अटैक पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसके बाद गौरी भी रुकता नहीं, 1179 में करता है लाहौर अटैक, 1181 में करता है पेशावर अटैक, 1188-89 में करता है तबर हिंद भटिंडा अटैक। ये मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाने जा रहा, क्योंकि आपको पूरा पढ़ाऊंगा समय ज़्यादा लेगा, बेमतलब का काम है ये। जब आपको इतिहास अगर पसंद आएगा, आप डिमांड करोगे, तो मैं 1 बाय 1 करके फिर पूरा इसको इतिहास पढ़ाऊंगा, जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी आप समझ लीजिए, ठीक। और बता दूं, लाहौर अटैक 79 वाला जीत जाता है, पेशावर अटैक 81 वाला जीत जाता है, तबर हिंद भटिंडा अटैक, जिसको भटिंडा जो है पंजाब का, पहले तबर हिंद नाम था, वो भी 1189 में जीत जाता है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि वहां से मेरे को कड़ी जोड़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले पहले, ले चुके हैं आप, देखो 1188-89 की बात है। ये भटिंडा, वर्तमान में भटिंडा है, पहले क्या था? तबर हिंद, तबर हिंद। यहां पे क्या होता है? अटैक करता है गौरी, गौरी, और ये जीत जाता है, जीत जाता है। अब बात करते हैं हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध की। कर दो, आप आए हो मौके से, काम के बाद तो ये है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट वार कब होता है? 1191-92, लोग पढ़ा रहे हो, तुमका तो नहीं मालूम, हमका नहीं मालूम। 1191 से पहले ये बताओ, कहूँ अब पड़ोसी घर में माहौल कर पहले कुछ कारण ढूंढा ना कि ले पानी चला रहा, वह क्या पानी हमारे दुआरे बहेगा, कहे पानी हमारे दुआरे आगा, तो वैसे कुछ रीजन रहा होगा ना, तब है तो मारपीट भाई। उसका पहले कारण समझो, कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कारण यह था तराइन के युद्ध का कारण, इधर हम गौरी लिख दे रहे हैं, और इधर एक कारण इधर कर दो, गौरी, इधर कौन है? पृथ्वी, पृथ्वीराज थर्ड है। अब कह दो थर्ड नहीं, हाँ जान लो आज ये थर्ड ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इतने पहले दुई पृथ्वीराज रहे, और आज तो पता नहीं कत्ते पृथ्वीराज, तुम वो अपने लड़का का नाम पृथ्वीराज रख दो, जाओ तुम्हारा मर्जी हो। कारण क्या था? कारण यह था, देखो ऊपर भटिंडा, भटिंडा कौन है? गौरी,
ये आपका अजमेर वाला राजस्थान का रीजन है। अजमेर, अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड। रीजन क्या है? अजमेर, अजमेर रीजन है। अब थोड़ा सा होगा अजमेर, अजमेर में आप पूर्व में देखोगे यहां कन्नौज पड़ता है, कन्नौज, कन्नौज में यहां पर एक राजा रहते हैं जिनका नाम क्या है? जयचंद, नाम तो सुना ही होगा, जयचंद। जयचंद, जयचंद के एक बिटिया रहे कन्याकुमारी, समझ रहे हो? जयचंद की बिटिया रहे संयोगिता। आप भाई साहब जानते हो क्या होता है? चौहान साहब पे दिमाग खेल जाते हैं। चौहान साहब आशिकी ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, आशिकी पहले भी थी, आज भी है। पहले वाली अच्छी होती थी, आज वाली कमजोर है। आज पता ही नहीं, आज तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं है उसको, और ना उसको तुमको उसके ऊपर विश्वास। खाली काम चला रहे हो बस। ये क्या हुआ? इधर कॉन्टेक्ट फिट किया समझे? पृथ्वीराज चौहान घोड़ा वोड़ा लेके गए, संयोगिता के यहाँ उठाए, घोड़ा बैठाए, लेके चले आए, जयचंद देखा करें, समझो? जयचंद देखा करें, जयचंद के घिसियाए। अब एक काम और पिटेगा, नीचे जो रहा है गुजरात रीजन, यहां पर गुजरात है, गुजरात में वही नाम बताया 1175 वाले भीम। अब भीम जवान हो गए, वो टाइम 8 साल के रहे, इस टाइम 25 साल को रहे को नाम लिख दी। गुजरात में भीमदित्ती, भीमदित्ती, भीमदित्ती यहाँ राजस्थान में एक अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पास माउंट आबू है। माउंट आबू में, माउंट आबू के पास, माउंट आबू के पास एक राजकुमारी रहा है, लिच्छवी राजवंश की लिच्छवी। यहाँ रहा है लिच्छवी। अब समझो, भीम साहब जो रहा है ये लिच्छवी को पसंद कर रहा है। अब कहते हैं लिच्छवी को पसंद कर रहे हैं, ये लिच्छवी को लाइक करते हैं और ये इनको डिसलाइक करती हैं, समझे भैया? ये लाइक करते हैं, वो डिसलाइक करती हैं। ये फूल लेकर जाते हैं, उधर से चप्पल आता है। बात हुआ क्या? अब ये क्या हुआ? क्यों? क्योंकि लिच्छवी जी पहले से किसी और को प्यार करती हैं। वो किसको प्यार कर रही हैं? वो हमारे चौहान साहब हैं। कहला कौन? कहला चौहान हो? हाँ ले भैया, तो ये चौहान साहब को लाइक कर रहे हैं। और चौहान साहब पहले से इधर इंगेज्ड हैं, घोड़े बिठा कर लेकर आ गए हैं। तो आपको पता है कि चौहान साहब इधर अटैक हैं, और ये भीमदेव इनको चाहते हैं और लिच्छवी जी इनको चाहते हैं। यानी ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा चल रहा है। इसमें कोई भी ऐसा चीज हो ही नहीं रहा कि किधर जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? वही गाना सुना फिर, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता है कोई और है, तू नजर है किसी और की, तुझे देखता है कोई और है। आप बताओ, ये इधर ना इधर काम बनना है ना उधर काम बनना है, तो समझ रहे हो? अब ये तीनों तरफ से सिस्टम हो गया। तो अब पृथ्वीराज चौहान के साथ गेम चल दिया गया। क्या हुआ भाई? तुम किसी की लड़की भगा के ले आए हो तो उसका बाप तो खार रखा ली कि नहीं? जयचंद विरोध कर दिया। इधर से पूर्व की तरफ से, ईस्टर्न साइड से जयचंद विरोध। नीचे अब किसी की होने वाली या होने वाला जो भी है उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो भीमदेव दित्ती गुजरात से विरोध। और ऊपर भटिंडा तक तो गौरी पहुंची गया है। वो कह रहा है चलो बस आके अजमेर कब्जा कर ली, सब तो हमारा वही गवाह है, राजस्थान वाले नहीं झुकती नहीं इनका झुका दो। कहा ना चलो ठीक। तीन तरफ से ये ट्रायंगुलर शेप में फंस गए भैया। अब क्या करें? लेकिन क्या कहते हैं, कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही आता है, जिधर जाता है साफ साफ। भाई अब चौहान साहब जब घिर गए, 1191 में तराइन का युद्ध छिड़ गया, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में घटता है। अब उस युद्ध के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तो आपका रीजन था, अभी तो आपने ट्विस्ट नहीं देखा है। आइए स्क्रीन शॉट में भैया इसका, फिर आगे बताया जाए। हो गया ठीक? अरे निपट जाएगा, इधर ही देखो।
भैया हाँ, अब बात कर रहे हैं तो इधर ये अफगानिस्तान से ये है, अजमेर से ये है, अजमेर से ये है, अफगानिस्तान से ये है। और ये क्या करते हैं, इधर गौरी आते हैं, इनके साथ 2 आदमी रहते हैं, 2 गवर्नर, 2 गवर्नर। कौन कौन से? एक तो रहते हैं गोविंदराज, गोविंदराज, गोविंदराज तोमर, और दूसरे कौन रहते हैं? चामुंडराय, चामुंडराय। गोविंदराज तोमर और चामुंडराय रहते हैं। तो भैया चामुंडराय तो दूर की बात है, यही दोनों निपट ले रहे हैं, चौहान साहब का भी नंबर है नहीं। गोविंदराज के ऊपर क्या करी, गौरी फेंक के भाला मार दी, गौरी बाण मारी, बाण। गौरी ने यहां से तीर मारा, तीर मारा गोविंदराज के दांते मारा, तोमर साहब के दांत निकल बाहर हुई गया, तोमर साहब के दांत बाहर, तोमर का खोड़ा हुई गया। लियो अब समझो, तोमर साहब घायल हो गए, तो मरवा कुछ शाम कहलक ठाकुर मर गौ 8 में, पासी मर गौ 60 में। अब भैया ठाकुर साहब कहलक बस निकारिन भाला घोड़ा परते, कहलक तुम दांत टूरे हो, माँ दिन हाथ तो उसके पेटे में पड़ा जाओ, वो बेहोश। ऐसी चला भाला, कहलक द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। भैया फेंक नहीं भाला, भाला फेंक नहीं, इनके नाभि पड़ा, और नाभि पड़ा ये पहुड़ी, पहुड़ी गई, ये पहुड़ी गए, ये पहुड़ी गए, हो गए घायल, और घायल हो गए, इनकी सेना लगा तो गे निपट गए, 35 हो गए। चौहान साहब कहलक मरे हुए को हम और नहीं मारते हैं। इनका भैया उठाई, इनके सैनिक वैनिक उठाई और लेके अफगानिस्तान जा रहे हैं। चौहान घोड़ा पर खाली मूछन ताव दे रहे, इनका नहीं कह रहे मारो वारो दोबारा, न ले जाए दो, हिया काट निकाल नहीं ले जाने दो, हम मरे हुए को मारते नहीं है, ले जान दो, ले जान दो। तो उमर साहब का कुआं माला वाला पहना हुआ लाग, युद्ध है मैदान, कल कोई नहीं, दांत दोबारा हम सोने के लगवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। तो कह लगा अरे कोई नहीं, 10 दिन का योग भाला। तो एमा कब हुआ, ये हार के जीत गए, कहला घेर चाहे जितना लो, शेर शेरे रही, सियार सियारे रही, जीत गए। आप स्क्रीन शॉट लो, तरह इनका द्वितीय युद्ध हम बात कर क्योंकि भैया देखो हमारा फोन लोड उठा नहीं पा रहा ज़्यादा, इसलिए हमको लगता है पूरी क्लास हो नहीं पाएगी। गौरी को हम समझा दें यही बहुत है। आप विश्वास करिए, आपको अगर क्लास में दम लगी है, आप बस कमेंट में हमको जवाब दीजिएगा। आप जितना जल्दी हो सके, आपका रिस्पॉन्स ही तय करेगा अगली क्लास। अगली क्लास और दमदार होगी, जहाँ कौन मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, मंगवर्नी, चिमना बेगम, निजमा बेगम खातून, बहुत धमाकेदार क्लास। तुमको पूरी पिक्चर दिखाएंगे हम, समझ रहे हो। वो जो रणवीर सिंह वाली पिक्चर है, वो इससे जबरदस्त पिक्चर। बस सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके सपोर्ट पर। आपका बस हमको सपोर्ट चाहिए यार, आप सपोर्ट कर दीजिए। कसम से बता रहे हैं, इतिहास तो हम लोग लिख ही जाएंगे, तो इतिहास तो पढ़ा ही रहे हैं, है ना। आओ देखो, इन्होंने सोचा तो गौरी अब लौट के आएगा नहीं, कायर आदमी हार वार जाएगा। गौरी बड़ा साला हरामी आदमी था, वो शेर की खाल तो पहनता था, लेकिन सियार आदमी था, अंदर से चोर था। अब देखो क्या करेगा। 1192 की बात है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वार। गौरी, चौहान, ये तो यहाँ पार्टी मना रहे हैं, 1 साल बीत गया, अभी पार्टी चल रही। आज हम मनाई रात में, अभी डीजे डांस हुई, ठीक है। तो चौहान साहब यहाँ पर पार्टी मना रहे हैं, यहाँ क्या चल रही है, पार्टी, वो न्यू ईयर मनाने वाला है, समझे। और ये क्या कर रहा है, जो दिमाग चल रहा है, यहाँ लेके आवा अपन पहले आर्मी डंड कमंडल पूरा लेके आवा, सब फैला दी हर तरफ, राजस्थान चारों तरफ फैला दी, अजमेर अजमेर घेर चुका। चौहान साहब पिए धुआं मदिरा सोमरस चल रहा, खा पार्टी चल रही, डीजे बजेगा बजेगा बजेगा, वैसे बज रहा। ये क्या करता है, चौहान साहब से कहता है हमको संधि करना है। क्या कहता है, मेरे को संधि करना है भाई साहब। चौहान साहब ने कहा कोई नहीं बेटा, कर ले संधि भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी नहीं लड़ना है, जा। कहला ठीक। कहता लेकिन एक बात है। कहला क्या बात है, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए तेरे,
कह रहा एक चीज है कि हमको संधि में कौन सा क्षेत्र चाहिए ये मैं बता नहीं सकता हूँ, अपने बड़े भैया बुला के लाओ। कहला अच्छा ठीक, जा बुला लो, जाके जल्दी बुला लो ना। कहला ठीक है जा रहे हैं। एक आदमी भेज देता है दिखाने के लिए कि जा बेटा इधर से किसको बड़े भैया कौन है, गौरी, गयासुद्दीन गौरी, गयासुद्दीन गौरी, गयासुद्दीन गौरी को कहता है कि जा इनको बुला लाओ, और ये बुलाने चले जाते हैं। ऐसी का है, ऐसी चल रही है पार्टी, इधर सब पिए मस्त पड़े हैं। सुबह का टाइम होता है, 5:45 अप्रोक्सीमेट होता है। सभी लोग यहाँ पर सो रहे हैं, रात में दारू वारू पीन सब अपन मौज काटी न के बाद सो रहे हैं। हिया का बहुत सवेरे है निकरवाइस सबका एक तरफ थी बिछवा दी, सब माटे खलास, पूरा सब इसी खलास। और यो जीत गवा, चोरी से जीता, चोरी से जीता। ऐसी क्या लड़ाई की जाती है? ऐसी लड़ाई होती है? तुम सोते हुए आदमी पे वार करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए अपने आप को योद्धा कहते हुए। कोई मतलब नहीं, हार गया, ये जीत के भी हार गया और वो हार के भी जीत गया, अमर हो गया। ऐसा हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1192 में हम लोग सीधा याद रखते हैं, चौहान जी हार गए थे और ये जीत गए थे। कहानी अंदर के कुछ और है ना। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अब हम बात करते हैं। अब क्या करेगा, चौहान को नहीं मारता है, चौहान साहब को पकड़ी, चौहान को पकड़ा और इनका लेके चल कहा, चौहान को पकड़ के लेके जा रहा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में क्या होता है आगे आइए हम आपको बताते हैं, इसका नोट कर लीजिए। अफगानिस्तान लेकर चला गया है, अफगानिस्तान है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान साहब अफगानिस्तान में। इनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनसे गौरी ले जाता है, कहता है चौहान साहब ऐसे खड़े हो सीधा ताने मोछा लगता हूँ मोद ही नहीं। इनसे गौरी कह रहा है, कहला क्या बात, कह रहे गर्दन नीचे करो, नजरें नीचे करो। कहला कितना हमारा बाप नहीं करेंगे तुम कहाँ करा दे, समझो। कहला गर्दन नीचे नहीं करेंगे, कहला गर्दन करनी पड़ेगी, कहला नहीं करेंगे, कहला नहीं करोगे, कहला नहीं करेंगे। आंखें पुड़वा डाली जिनकी, चौहान साहब की आंखें पुड़वा दी, पुड़वा दी। और इनका कैसे, द्वारपालों बंदी जनों इनको उठा के लेकर चले जाओ, कहाँ, काल कोठरी में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, काल कोठरी में बंद करा दी। कहाँ, अजमेर का राजा आज काल कोठरी में बंद है। ये बात जब पता चलती है कहाँ, राजस्थान में, राजस्थान में तो चौहान साहब के कोर्ट पोएट होते हैं चंद्रबरदाई। कहाँ है, इधर राजस्थान में पृथ्वीराज के कोर्ट पोएट, दरबारी कवि, दरबारी कवि, इनका नाम क्या है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जी है। ये आते हैं, कहते हैं जब, अरे कहते हैं हमारे यार, हमारे सुल्तान, हमारे राजा की ये दशा है, हमारा जीना धिक्कार है, जिसने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया, हमको कोर्ट पोएट बनाया, आज हमारा राजा ऐसे पड़ा है, क्या हमको उसके साथ नहीं जाना चाहिए? कहने जाना चाहिए। जाता है यहाँ पर, कहता है वहाँ पे पहले इनको दुआ सलाम होती है, बातचीत होती है, कहते हैं हमारे दरबार उसको छोड़ दीजिए। कहला कैसे छोड़ दे, इतना बड़ा सब कांड हो गया। कहलक हमारे हुजूर को, हमारे राजा को एक विद्या आती। कहलक कौन सी विद्या? कहलक शब्द भेदी बाण जानता है। कहलक ऐसा कुछ? कहलक बातें न छूको, कहलक डेमो दिखाओ समझो, अब आज का जमाना हो डेमो हो सब कुछ हो रहा है बात तुझे, तब के जमाने में डेमो। कहलक रुको, अच्छा डेमो दिखा रहे हैं, डेमो देखियो। कहलक हाँ। कहला बोला बोला काल कोठरी नहीं करवाई। देखिस चौहान साहब को जैसे ही चंद्रबरदाई देखते हैं, आंखों से आंसुओं की धार छलक पड़ती है और गले से मिल जाते हैं। वो कह लगे ये नाटक नहीं, दूर हटो, दूर कर दे, किनारे किनारे बैठा ले। चंद्रबरदाई को पता था कि चौहान साहब को शब्द भेदी बाण की विद्या पता है। चौहान साहब बैठे थे दूर, चंद्रबरदाई दूर हुए। चंद्रबरदाई से कहा गया आप जो विद्या दिखाने के लिए इनको बाहर बुलवाए हैं, विद्या दिखाइए। कहा बस 1 मिनट। चौहान साहब के लिए उधर खड़े होते हैं चंद्रबरदाई और 4 कदम चलते हैं आके,
और जानते हो क्या पढ़ते हैं? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक्यो चौहान। ये बात कहते हैं, मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक्यो चौहान। ये क्या है? ये कोई दोहा नहीं था, ये भैया दूरी नाप ली कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। जैसे ये कह देते हैं, तुरंत तीर निगारते हैं चौहान साहब और मार देते नाप के बाण, सीधे उसके गर्दन में पड़ जाते। गौरी ऊपर बैठा रहा, गौरी सटाक से नीचे, गौरी मर गया। जानते थे कि हम भी नहीं बचेंगे, दोनों एक दूसरे छुरी निकाली और एक दूसरे कटाई मार दी, दोनों मर गए भटाभट। चौहान भी मर गया, चंद्रबरदाई भी मर गया और सुल्तान भी मर गया, तीनों खत्म। ये था बदला छत्री का, देख लिए भैया। लेकिन अब पढ़ते तो हम लोग यही हैं, मगर इतिहास है, इतिहास में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कुछ और कहते हैं बातें। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसने जो है आपका गौरी था, गौरी सिक्का चलवाता है, उससे में प्रमाण मिलता है। मतभेद है, इस कहानी में मतभेद है। मतभेद क्या है? गौरी जो था, गौरी एक सिक्का चलवाता है, दहलीवाल सिक्का, नाम याद रखना, दहलीवाल। दहलीवाल क्वाइन चलवाता है, दहलीवाल सिक्का, दहलीवाल सिक्का चलवाता है, ठीक है। और इस पे क्या करता है? दहलीवाल सिक्का चलवाता है जिसमें एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा रहता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी होती, लक्ष्मी जी का चित्र बना होता था। इससे पता चलता है कि ये तो हिंदू प्रेमी था, ये तो हिंदुओं को चाहता था, ये तो देवी देवताओं में भी विश्वास रखता था। तो इतिहास में मतभेद है, लेकिन इस कहानी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, आज भी दी जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसी बात कहते हैं कि दहलीवाल सिक्का जो था, इस पे एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हिंदू प्रिय था, इसने मर्डर नहीं करवाया था। और जो चौहान साहब थे, चौहान साहब की डेथ आजमेर में ही हुई थी बीमारी के चलते। और ये आपका लड़ता है, अभी एक और युद्ध लड़ेगा 1205 ईस्वी में। पहले तो क्या, अब तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हाँ एक और युद्ध है छोटा सा। तो ये तो कहानी थी चौहान साहब की, चौहान साहब का काम खत्म। यहां से आगे जान लीजिए इसके बारे में। 1194 ईस्वी में क्या होगा? इधर गौरी है, अब जो आस्तीन के सांप रहे ना, क्या नाम रहा उनका? जयचंद। ये होगा मार्टर कन्नौज से, और ये गौरी अफगानिस्तान से। तो ये कहाँ का है? जयचंद कन्नौज का युद्ध भी जीत जाता है, जो है आप ये भी पता है, ठीक। और इसका नाम क्या रहता है 94 वाले का? तंजावर का युद्ध, तंजावर का युद्ध। तंजावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाते हैं। तो ये तो आपके युद्ध हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लास्ट का आपका निष्कर्ष बताता हूं। हो चुका होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में ये लास्ट अटैक अपना करता है खोखरों पर।
खोखरों पर आक्रमण, खोखरों पर आक्रमण करता है, जिसमें क्या होता है, ये घायल हो जाता है। गौरी की बात कर रहे हैं, गौरी, गौरी जो है ये घायल हो जाएगा, घायल हो गया, गौरी घायल हो गया। तब पश्चात क्या होता है, 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो है लाहौर के अमीरों ने क्या किया, अफगानिस्तान के अमीरों ने क्या किया, इसने एक गुलाम बना रखा था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहां पे, दिल्ली में। तो दिल्ली से उसको बुलवाया, लाहौर के अमीरों ने यहां दिल्ली है आपकी, दिल्ली में था कौन, ऐबक को लाहौर बुलवाया और कहा तुम ही सबसे चहेते इनके आदमी थे, चहेते गुलाम थे, तुम इनके बड़े खास आदमी थे, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम ही जो है अब सुल्तान का पद संभालो, तुम ही सिंहासन संभालो, तुम ही दिल्ली की गद्दी पर बैठो, तुम ही लाहौर को संभालो। संभाल लेता है भाई, जब इतना बड़ा पद दे रहे हो कौन इनकार करेगा। कह रहा लाओ, अपने बादशाह को प्रणाम करता है, उन पे माला वाला चढ़ा के आता है उनकी कब्र पर, और ये अपना राज्याभिषेक करवाता है 1206 ईस्वी से। और 1206 ईस्वी से ही आपका क्या सल्तनत काल चालू हो जाता है। आपको पता है 1526 ईस्वी तक चलता है। तो अब इसके आगे की बात हम लोग अगले वाले भंडारे में करेंगे, और तब तक के लिए हम लोग अब आज के बाद मतलब आज जो है आपका नया साल अब जब होगा तो आप इस वीडियो को देख कर मनाइए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, आपको पता हो गया। यानी अब ऐबक जो है 1206 से बनेगा, और आप सभी को पता है इसके बाद से क्या होता है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है पहले, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो सल्तनत काल अब स्टार्ट करना है। सल्तनत काल का जो भंडारा होगा पूरा 1206 से 1526 तक, आज हमने कहां से पढ़ा, 600 साल का कार्यक्रम पढ़ा है, 632 से लेकर 1206 तक लगभग क्या पूरा। अब पढ़ेंगे 606 से 1526 तक, इब्राहिम लोदी तक पढ़ेंगे ऐबक से लेकर अगले भंडारे में। आज लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया आएगी, अगर आपको लगता है कि भैया इतिहास पढ़ा पा रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया सर्वोपरि है। आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा ही आगे काम होगा, आपको भंडारा जल्दी मिलेगा। और अगर आपको वीडियो दमदार लगा है, पहले दबाग लाइक करो, कम से कम 50-50 शेयर करो, और सब्सक्राइब अगर नहीं करे तो पहले एकदम अंगूठा लगा दो मोहर एकदम, और जो बटन दबा घंटा बगल में, घंटा 2 बार दबाओ, फिर आल पर उसका पर्सनलाइज कर दो, सब दबा दो, पूरा कुछ बचे ना। शेयर हर जगह कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हैशटैग लगा दो, हर जगह एकदम फैला दो, ठीक। गटाई बैठ गए चिल्लाए, अगर मजा आवा हो तो सारा काम कर दो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले भंडारे में। हाँ, एक बात और, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, यो ना समझो हम अकेले ही यहाँ बोल रहे हैं, स्टूडियो पीछे कई लोग बैठे रहते, ठीक है, वो सब सहयोगी हैं। सभी की तरफ से आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर 2022 जो आने वाला है, इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और आपका जीवन, आपका नया साल मंगलमय हो, यही ऊपर वाले से कामना करते हैं। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग आने वाली परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें और सफलता को प्राप्त करें, सफलता आपके कदम चूमे। हम लोग मिलेंगे अगले भंडारे में, तब तक के लिए जय हिंद।